रीनीट रिवीजन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिससे पिछले 6 साल में 19 सवाल आए। ज्यादातर बच्चे इसको कंफ्यूजन की वजह से छोड़ देते हैं। ये है आयनिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे और लास्ट में मैं आपको उन 3 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे इन 19 में से भी 10 सवाल आए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू केमिस्ट्री। तो ये जो पूरा चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये ब्रॉडली 8 टॉपिक्स में डिवाइड होता है। पहला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं जो सॉल्वेंट में डालने पर डिसोसिएट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, उनके बारे में ब्रीफली हम समझेंगे। फिर दूसरा है एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। ये हमारे सीरीज के पिछले वीडियो में भी अवेलेबल था, वीडियो 2 में। इसके बाद देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड पीएच का कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसके बाद आता है कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट 6th नंबर पे आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। 7th नंबर पे आता है बफर सॉल्यूशन और 8th नंबर पे आता है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उससे शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक क्लासिफिकेशन जो है, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं जो सॉल्वेंट में या वाटर में डालने पर अपने आयंस में टूट जाते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन सभी कंपाउंड एक जैसे नहीं होते, सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव नहीं करते। तो जो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा है उसकी वैल्यू कंसिडर करी जाती है 0, मतलब ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो डिसोसिएट होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिवाइड करें तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बहुत क्लोज है, मतलब वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो रहे हैं। दूसरे आते हैं मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। मतलब जैसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एनीथिंग फ्रॉम 95% टू 5%, इनके बीच के जितने भी हैं डिसोसिएशन शो करने वाले कंपाउंड, वो सब मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके बाद आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 के बहुत क्लोज होती है, मतलब 5% या उससे लेस। इसको हम लिखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज कर सकते हैं कि कहीं लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा, तो यू कैन टेक इट एज 1, ठीक है। या कहीं पे लिखा हुआ है 1 प्लस अल्फा, तो यू कैन कंसिडर इट एज 1। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होती है, तो 1 के कंपैरिजन में उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में वी हैव स्ट्रॉन्ग बेसेस, वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वी हैव आयनिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, KOH, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि HCl, H2SO4, आयनिक सॉल्ट जैसे NH4Cl, NaCl या सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम देखते हैं वीक बेसेस, खास करके नाइट्रोजनस बेसेस। वीक एसिड्स जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स या H2CO3 या कुछ केसेस में H2SO3, HCN, इस तरह की एसिड्स। फिर आते हैं हमारे पास सॉल्ट्स जिनमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो रखा है, जैसे AgCl, ZnCl2 या AgBr, AgI, या कुछ हाइड्रोक्साइड्स भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट हाइड्रोक्साइड्स आर मेनली बेसिस, ठीक है। तो सॉल्ट्स में हम जनरली उन कंपाउंड्स को देखेंगे जहां पर पोलराइजेशन बहुत हाई हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में एसिड बेस कंसेप्ट। तो हमने भी समझा इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें टर्म आई थी वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इन्हीं के ऊपर कि वीक एसिड है तो उससे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे क्या हुआ, वीक बेस है तो उससे क्या हुआ, एंड सो ऑन। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि एसिड्स जो है उनकी 3 डेफिनेशन होती है, एरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लुईस। और ऐसे ही बेसिस की भी 3 डेफिनेशन होती है, एरेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस। अब हम बात करने जा रहे हैं वाटर में जनरली एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं, बेसिस कैसे बिहेव करते हैं।
तो अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जनरली वो ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट होके H+ और A- बना देता है एग्जांपल के लिए। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से जो इसका एनायन बनेगा, जो इसका कॉन्जुगेट आयन बनेगा, वो जनरली वीक बनता है। सिमिलरली अगर आपका एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट आयन बनता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट आयन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट आयन वीक। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर आपका कॉन्जुगेट आयन बहुत वीक है तो वो रिएक्शन को रिवर्स लेके नहीं जा सकता, वो वापस दोबारा बैकवर्ड नहीं ले जा सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, प्रोसेस वापस नहीं जा पाती। लेकिन अगर आपका बना हुआ जो कॉन्जुगेट आयन है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड भी ले जा सकता है। रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना मतलब उस केस में आप इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। तो ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर आपके पास कॉन्जुगेट आयन स्ट्रॉन्ग नेचर के, यानी जैसे वीक एसिड से बने हुए आयंस या वीक बेसिस से बने हुए आयंस। ठीक है, सेम बेस में भी वही है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो उससे जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी अ वीक कॉन्जुगेट एसिड, तो ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। और अगर आप एक वीक बेस लेते हो तो उससे जो एसिड बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो वहां पर रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, यू कैन अचीव इक्विलिब्रियम। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, उसका कॉन्जुगेट आयन Cl-, H2SO4 कॉन्जुगेट आयन SO4 2-। अब कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर इसमें HSO4- नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये HSO4- भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर करते हो HBr तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस Br-। स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4 तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस ClO4-। ये जितने भी हमारे पास वीक कॉन्जुगेट बेस है ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दे पाते। फिर स्ट्रॉन्ग बेसेस देख लेते हैं, जैसे वी हैव NaOH, KOH। तो इनके जो कॉन्जुगेट एसिड्स बनेंगे यानी कि Na+ और K+, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दे पाते। फिर वीक एसिड्स में हमारे जो ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं जैसे फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा वी हैव HClO, HCN। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके कॉन्जुगेट आयन अगर हम देखेंगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। फॉर्मेट आयन, एसिटेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, या जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। ठीक है, ClO-, Cn-, ये सभी वो आयन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट करते हैं और रिएक्शन को रिवर्स लेके जा सकते हैं। वीक बेसिस में जनरली नाइट्रोजनस बेसिस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खुद अमोनिया, पायरोल, पिरिडीन, इस तरह के जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये सभी वीक बेसिस होते हैं। तो इनसे बनने वाली जो कॉन्जुगेट एसिड्स हैं दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स, तो ये रिएक्शन को रिवर्स ले जा सकती हैं, यानी हम इनमें इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, सो वी कैन अचीव इक्विलिब्रियम। तो पिछले दोनों टॉपिक से हमने क्या समझा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनमें फिर 3 कैटेगरी होती है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। अब इनमें फिर हमने देखा कि एसिड्स एंड बेसिस जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उनमें वीक होने पर कॉन्जुगेट आयन स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग होने पर कॉन्जुगेट आयन वीक बनता है। अब अगर आपके कॉन्जुगेट आयन बहुत वीक हैं तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं ले जा सकते, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इससे न्यूमेरिकल्स में क्या फर्क देखने को मिलता है? थ्योरी तो समझ में आ गई। न्यूमेरिकल में ये फर्क देखने को मिलता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और उसका आपके पास में एक फिक्स कंसेंट्रेशन है तो जब वो डिसोसिएट होगा तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब जो बनने वाले आयंस है उनकी भी कंसेंट्रेशन स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो कंपाउंड आप ले रहे हो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि एसिटिक एसिड, तो इक्विलिब्रियम पर जो कंसेंट्रेशन होगी वो डायरेक्ट स्टोइशियोमेट्री से नहीं निकलेगी, वहां पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में कि इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर आप सेम भी लेते हो तो इक्विलिब्रियम पे आपको H+ की कंसेंट्रेशन सेम नहीं मिलेगी, वीक एसिड में कम मिलेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा मिलेगी। एंड सेम इज फॉर बेसिस, अगर आप वीक बेस लेते हो तो इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस कम मिलेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो वो स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग पूरा डिसोसिएट होकर आपको ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयन देंगे। ये टॉपिक अब हमने कंप्लीट किया एसिड्स का, बेसिस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब हम देखते हैं कि डिसोसिएशन जो होता है उसमें सबसे पहला डिसोसिएशन हम देखेंगे वाटर का। अब वाटर जो है ये जनरली हम सॉल्वेंट की तरह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें हो रही है, वाटर सॉल्वेंट भी है
और वाटर आयोनाइज भी हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑटो प्रोटोलाइसिस। तो ये जो ऑटो प्रोटोलाइसिस है, इसमें वाटर दोनों काम करता है, इट इज सॉल्वेंट एज वेल एज इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे आपके पास में वाटर डिसोसिएट होकर बना रहा है H+ आयन एंड OH- आयन, तो अब ये इंडिविजुअल आयन नहीं है, इनके आसपास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इनको सराउंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भी है, H+ और OH- आयन में टूट भी रहा है, और ये एक सॉल्वेंट भी है, ठीक है। अब बात आती है कि H+ और OH- आयन क्या स्टेबल होते हैं एक्वस में? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, H+ एक्वस स्टेबल होता है, OH- एक्वस भी स्टेबल होता है। H+ की फॉर्म चेंज होकर बन जाती है H3O+, वो ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये जो आयन हमने बनाया H3O+ और OH-, ये दोनों अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इनको सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि क्या जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, क्या ये 1 होता है? कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं कि लिक्विड्स और सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन 1 मान लो या एक्टिव मास 1 मान लो, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज वाटर कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इनटू आयनिक कंसेंट्रेशंस। तो हम इसकी मोलारिटी जनरली 55.5 लेके चलते हैं, नॉट 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट 1, इट इज 55.5, ठीक है। फिर वाटर का जो डिसोसिएशन है वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो इक्विलिब्रियम पे एक कांस्टेंट भी आएगा, उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं Kw। अब क्या ये जो कांस्टेंट है ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली हम सबसे पहले Kc लिखते हैं इस पूरी इक्वेशन का, तो उसमें H+ आता है, OH- आता है, वाटर आता है। अब वाटर की कंसेंट्रेशन हम मान लेते हैं भाई 55.5 है, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज Kw। और इस Kw की जो वैल्यू होती है, दिस इज 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में देखेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है H+ और OH- में डिसोसिएट होने की, इसमें बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूट के ये आयंस बनते हैं। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे जब होती है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब अगर ये अभी 10⁻⁻14 है तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसकी नेगेटिव पावर छोटी होती जाएगी, मतलब -13, -12, -11, -10, इस तरह से। तो हमने एक दो कंपैरिजन यहाँ लिखे हैं। 298 केल्विन पे Kw हमने मान लिया 10⁻⁻14 है, और उससे ज्यादा पे एक एजम्पशन ले लिया -12 है। तो अगर मैं दोनों के ऊपर न्यूट्रल पॉइंट निकालता हूं, तो न्यूट्रल पॉइंट पहले आ रहा था जहां दोनों कंसेंट्रेशन बराबर है, which was 10⁻⁻7, और अब न्यूट्रल पॉइंट अगर निकालते हैं तो वो आ रहा है 10⁻⁻6, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि H+ की कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग कहलाता है pH। तो यानी न्यूट्रल पॉइंट पे pH हो गया 7, और यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट पे pH हो गया 6। अभी भी अगर नहीं क्लियर हुआ या नहीं क्लिक किया, तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि पहले आपका न्यूट्रल पॉइंट था 7, तो जो आपकी स्केल थी वो 0 से 14 तक होती थी। अब आपका न्यूट्रल पॉइंट है 6, और आपकी अब स्केल जो है वो होगी 0 से 12 के बीच में, मतलब जो आपकी स्केल है मेजरमेंट ऑफ पीएच की, वो पहले 14 पॉइंट्स की होती थी, अब वो 12 पॉइंट्स की होगी। वहां पहले न्यूट्रल 7 होता था, अब न्यूट्रल होगा 6। तो जो सब्सटेंस वहां पर पीएच 7 से जरा सा ज्यादा शो करते थे, मान लो 7.2 शो करते थे, वो अभी 6 से ज्यादा शो करेंगे। वहां भी बेसिक था, यहाँ भी बेसिक है, लेकिन वहां पर जो 7 से थोड़ा सा कम शो करते थे 6.8, वो अब 6 से ज्यादा है, यानी वो बेसिक कैटेगरी में आने लग जाएंगे अगर उनका पीएच सेम रहता है। तो अगर उनका भी पीएच चेंज हो जाता है तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो पीएच की स्केल है वो चेंज हो जाती है व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। अब यहां से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है कि भाई Kw अगर 10⁻⁻14 है, तो H+ और OH- की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे पूरी इक्वेशन में, तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि Pkw यानी 14 इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच। क्या फायदा है इससे कि भाई मान लो आपको कंसेंट्रेशन H+ की पता है, जिससे आपने पीएच निकाल लिया, तो अब आप डायरेक्ट क्या करो, 14 में से पीएच को हटा के पीओएच निकाल लो, या आपको
OH माइनस की कंसेंट्रेशन पता है, आपने POH निकाल लिया, तो 14 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करके pH निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशंस बहुत ज्यादा काम आते हैं जब आप आगे चल के एसिड बेस इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। इस टॉपिक से लगभग हमारे पास में रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2018, 19, 21, 23, 25। इससे अगर आप लेके चलोगे तो 2018 से 2026 तक इस टॉपिक से आपको लगभग 5 से 6 सवाल देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक में क्या होता है कि आप वीक एसिड या वीक बेस को डिसोसिएट करते हो और उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर H+ की कंसेंट्रेशन, pH, ये सब कैलकुलेट करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास में है वीक एसिड यानी आपकी एसिटिक एसिड, और उसको हमने वाटर में डाला, एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो गया इनटू एसिटेट आयन एंड H3O+। तो अब ये जो डिसोसिएशन हुआ, इसके लिए अगर मैं एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं यानी Kc लिखूं, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आता है। अब इसमें वाटर की जो कंसेंट्रेशन डिनोमिनेटर में गिवन है, उसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा दैट विल बी Ka। तो 2026 में एक सवाल पूछा गया था कैंसल्ड नीट में, जहां पर आप Kc और Ka में कंफ्यूज हो गए थे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि Kc जो है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन रहती है, Kc को 55.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको Ka मिलता है। अब Ka का अगर इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेशन निकालें तो वो कैसे निकलता है? सपोज आपकी कुछ इनिशियल कंसेंट्रेशन थी, फिर आपने उसमें से डिसोसिएटेड पार्ट को हटा दिया और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लिया। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है कि अल्फा इक्वल्स टू √Ka/C। तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होगी आपका अल्फा बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते हो सॉल्यूशन को यानी उस कंसेंट्रेशन को कम करते हो, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा बढ़ती जाती है। ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर मान लो कि मैं इसमें pH निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? H+ की कंसेंट्रेशन। H+ की कंसेंट्रेशन कितनी आ रही थी? C0 अल्फा आ रही थी, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा √Ka × C0। तो अगर आपके पास एक वीक एसिड है जो 5% या उससे कम डिसोसिएट हो रही है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली H+ इक्वल्स टू √Ka × C0 कर सकते हो, उससे आपको H+ मिल जाएगा और इसका नेगेटिव लॉग लेने से आपको pH मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि भाई एक सिंगल H+ वाली जो एसिड्स हैं उनका तो डिसोसिएशन इजी है, लेकिन अगर H2CO3 जैसे कोई एसिड आ गई जिसमें एक से ज्यादा बार डिसोसिएशन हो सकता है, तो उसके क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं? तो देखो उसमें दो मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आप pH निकाल लो, ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि उसका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो इन दोनों ही सवालों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे अगर मान लो मुझे pH निकालना है, तो दोनों रिएक्शंस में आप अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसीडर करके दोनों से H+ अगर निकालते हो तो आपको ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन मिलता है। इसको ध्यान से देखने पर आप एक बात समझो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 कम है, 5% या उससे कम है, दूसरी वाली भी 5% या उससे कम है, क्योंकि दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेप्स हैं। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 5 × 5/100 × 100, तो बहुत ही छोटा आएगा। तो यानी कि इतना छोटा कि अगर दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट्स जो है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो बहुत ही छोटी वैल्यू बन के आती है। तो अगर हम इस छोटी वैल्यू को नेग्लेक्ट करें तो हमारा H+ का कंसेंट्रेशन पूरा का पूरा पहले स्टेप के डिसोसिएशन से ही मिल जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मल्टी स्टेप H+ निकल रहे हैं या मल्टी स्टेप OH- निकल रहे हैं, तो जो आपका मेजॉरिटी कंसेंट्रेशन है H+ का या OH- का, वो पहले स्टेप से ही आता है। ठीक है, तो यहां से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले H+ निकाल लिया, उसका नेगेटिव लॉग ले लिया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिए, पहला डिसोसिएशन का और दूसरा डिसोसिएशन का, इसको बोल दिया Ka1, इसको बोल दिया Ka2, K2। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि नेट कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा इस एसिड का, तो उस समय क्या करें? दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो आप नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी एसिड को वीक मानने और कौन सी को स्ट्रॉन्ग मानने। तो देखो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी वीक एसिड्स जो इस सिलेबस में है उनकी लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो।
HF, HNO2, आपकी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, HCN, फिनॉल, ये सब आपको बताई गई है कि दीज आर वीक एसिड्स। ऐसे ही आपको जो एक से ज्यादा H+ वाली एसिड्स हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड आपकी H2C2O4 होती है ना, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो ये सब आपको बताई गई है। अब इस लिस्ट में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा हुआ है, और आप देखो इसमें कि A1 क्या लिखा हुआ है, बहुत लार्ज, मतलब ये ऑटोमेटिकली हिंट दिया गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सिमिलरली अगर वीक बेस का डिसोसिएशन देखते हैं तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप Kc निकालो, Kc को 55 से मल्टीप्लाई करो तो यू गेट द Kb। Kb के एक्सप्रेशन में आपके जो कॉन्जुगेट आयन है वो OH- आयन और जो हमारा ओरिजिनल बेस था, ये तीनों आते हैं। तो इसकी भी कैलकुलेशन वीक एसिड की तरह ही है। आपका जो अल्फा है दैट इज अगेन अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C0। इसमें भी अगर आप डाइल्यूशन करोगे, C0 कम होगा तो अल्फा बढ़ता जाएगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती जाएगी। इसमें आप OH- निकाल सकते हो उसी तरीके से जैसे पहले अंडर रूट K इंटू सी था, अब अंडर रूट Kb इंटू सी है। यहाँ से आप OH- निकाल के pOH कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज pOH इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। और अगर pH कैलकुलेट करना हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 14 में से pOH को घटाओ एंड यू विल गेट द pH। कई बार आपसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई पॉली एसिडिक बेस है, तो उसका वही दो सवाल की, एक तो pH कितना होगा और एक जो उसका नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना होगा। तो सेम है, दोनों स्टेप का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनका प्रोडक्ट लो तो आपको मिल जाता है नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जो कंसंट्रेशन है वो जनरली हम जो पहला डिसोसिएशन है उसी से कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आप जो पहला डिसोसिएशन होता है जस्ट लाइक नॉर्मल एसिड, वहां से ही H+ मेजरली कैलकुलेट करते हैं। आपके कुछ वीक बेसिस के बारे में भी एनसीईआरटी ने लिस्ट दी हुई है। जनरली ये कौन से हैं, डाइमिथाइलमाइन नाइट्रोजनस बेस है। आप आगे देखेंगे तो ट्राइथाइलमाइन भी एक नाइट्रोजनस बेस है, अमोनिया भी एक नाइट्रोजनस बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक नाइट्रोजनस बेस है। फिर पिरिडीन, एनिलीन, यूरिया, ये सभी नाइट्रोजनस बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो वीक बेस जनरली नाइट्रोजनस बेस होता है। आप इन सबका अगर Kb देखेंगे तो वो काफी लोअर वैल्यूज में आता है। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में एसिड बेस कंसेप्ट ब्रीफली देखा, उसके बाद में हमने वाटर का डिसोसिएशन और पीएच देखा, और फिर हमने वीक एसिड और वीक बेसिस का डिसोसिएशन देखा। अब हम चलने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कॉमन आयन इफेक्ट। इसका डायरेक्ट अकेला कोई सवाल नहीं आता, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके पूछा जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट को अगर बहुत शॉर्ट में समझें तो ये है क्या और कब होता है, जब आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और उसे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स करते हैं, जिन दोनों के बीच में एक कॉमन आयन, मतलब आपके पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर आपको पता चला कि इन दोनों कंपाउंड्स में एक आयन कॉमन है, तो फिर आप कॉमन आयन इफेक्ट लगा सकते हो। इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एक वीक एसिड ले लिया, तो दोनों में H+ कॉमन हो गया। आपने NaCl AgCl ले लिया तो उसमें क्लोराइड आयन कॉमन हो गया। AgCl इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, NaCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने एक वीक बेस ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, OH- आयन दोनों में कॉमन हो गया। कब नहीं लगता, जब आप दोनों वीक कंपाउंड ले लो या दोनों स्ट्रॉन्ग कंपाउंड ले लो, तब ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। जैसे NaOH KOH ले लिया तो नहीं लगेगा, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड ले लिया तो नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो हमने लिया, और अब हम देखेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट से हुआ क्या। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाने से मुझे ये बात पता चली कि H+ दो जगह से आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से और एक वीक एसिड से। अगर मैं इन दोनों H+ को जोड़ता हूँ, मुझे नेट H+ अगर निकालना हो, तो वो बना C1α1 + C2। तो जैसा हमने पहले देखा था कि मल्टीपल H+ अगर आ रहे हो, आप सम करके उसमें से जो छोटी टर्म है अगर बहुत छोटी है तो उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि C1α1 और C2 में से C1α1 बहुत छोटा है, बिकॉज वो वीक एसिड से आ रहा है। तो हम अगर उसको नेगलेक्ट करते हैं तो H+ सीधा सीधा कहाँ से आने लगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। यानी जो आपका कॉम्बिनेशन है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन उसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से आती है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हुआ, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कम्स कंप्लीटली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरा कि जब हम इस तरह से देखते हैं कि भाई सारी कंसेंट्रेशन एक जगह से आ रही है, तो उसका इफेक्ट और क्या पड़ता है। तो उसका एक इफेक्ट ये पड़ता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। दिस डिक्रीजेस
अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका अल्फा कम हो जाता है, बिकॉज जैसे इस एग्जांपल में हम समझे कि यहाँ से आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन मिल गई C2, तो अगर मैं Ka इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो अब है C2 और डिवाइड बाय उसकी ओरिजिनल एसिड की कंसेंट्रेशन, ये लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं C की टर्म्स में अगर लिखूं तो Ka इज इक्वल्स टू C नॉट 1 माइनस अल्फा अपॉन C नॉट, जस्ट 1 मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं C नॉट अल्फा अपॉन C नॉट 1 माइनस अल्फा, और यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 से। तो अगर मुझे यहाँ से अल्फा निकालना पड़े तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अल्फा इज Ka अपॉन C2, जो कि काफी छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो काफी कम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेम एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लेते हैं। तो जो OH माइनस की कंसेंट्रेशन है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस से आएगी और जो वीक बेस है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो ये हमने कॉमन आयन इफेक्ट देखा। अब हम चलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स की तरफ, जिससे पिछले 6 साल में लगभग 3 सवाल पूछे गए हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बहुत ही सिंपल है कि जब कोई कॉन्जुगेट आयन वाटर से रिएक्ट कर जाता है, यानी सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाता है, तो उसको हम सॉल्वोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। तो आयंस जब स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट आयंस कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो वो वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन शो नहीं करते। तो ऐसे जितने भी आयंस हैं जो डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, यानी वीक कॉन्जुगेट आयंस, वो हाइड्रोलाइसिस भी शो नहीं करते। सिमिलरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन हैं, कॉन्जुगेट आयन हैं, वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, तो वो वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये सभी हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं। तो अब जितने भी हमारे हाइड्रोलाइसिस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 4 सिंपल कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है जहां पर आपके पास एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसमें वीक एसिड वाला जो आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट आयन है, वो हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। दूसरा एग्जांपल है जहां आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लिया, इसमें जो कॉन्जुगेट आयन आपको वीक बेस से मिलेगा वो हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। तीसरा, जहां आपने दोनों वीक ले लिए, उसमें जो आयंस मिलेंगे वो दोनों ही हाइड्रोलाइसिस शो करेंगे। और चौथा, जहां पर आपने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए तो वहां दोनों ही आयन हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेंगे। तो जहां दोनों ही आयन हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेंगे वहां हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, pH 7 मिलेगा। जहां पर दोनों आयन हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी स्मॉल h होता है अंडर रूट ऑफ KH। KH इज द कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद H को अगर हम Ka और Kb की टर्म में लिखना चाहें तो दैट बिकम्स अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन Ka इनटू Kb। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ Kw इंटू Ka अपॉन Kb। तो pH का फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना है कि 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। तो आप अगर कॉमन ले लो तो pKa माइनस pKb। ये फॉर्मूले में कहीं पे कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है, यानी ये फॉर्मूला कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। सॉल्ट कितना भी लो pH सेम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जहां पर केवल केटायन पार्ट हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको हम बोलते हैं केटायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें आपको pH 7 से हमेशा कम मिलेगा। इसमें H अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C नॉट हो गया, जो पहले केवल अंडर रूट ऑफ KH था वो अब KH अपॉन C नॉट हो गया। पहले KW अपॉन Ka इंटू Kb था, अब वहां पर Ka की जगह आ गया C नॉट, तो KW अपॉन Kb इंटू C नॉट। यहाँ से हम H प्लस निकाल सकते हैं और pH निकाल सकते हैं। तो इसका जो pH का फॉर्मूला है दैट विल बी 7 प्लस हाफ ऑफ pKb प्लस log C, सॉरी 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। तो यहाँ जो हमारा pH है वो 7 से कम आएगा। नेक्स्ट, जहां एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वहां आपका pH 7 से ज्यादा आता है। इसमें आपका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C नॉट, जैसे पहले था अंडर रूट ऑफ
KH अपॉन C0, तो इस बार भी है अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C0। पिछली बार H निकालते थे अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C, अब हो गया अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू C0। यहां से हम H प्लस और PH निकाल सकते हैं, तो PH का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log C0। तो 7 प्लस, क्योंकि pH 7 से ज्यादा होना चाहिए, जहां पर हम केटायनिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे वहां पर 7 माइनस, क्योंकि वहां pH 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 बेसिक pH के फॉर्मूले हैं। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो उसमें आप देखोगे कौन सा सॉल्ट दिया हुआ है, इन चारों कैटेगरी में से आप चेक करोगे कौन सा सॉल्ट गिवन है और उसके हिसाब से आप pH का फॉर्मूला लगाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट pH पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक की, जो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना दो जिसमें एसिड या बेस डालने पर pH चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब आपके पास में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए चीजें सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल हो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें एसिड या बेस डालने पर उनका pH एकदम से चेंज नहीं होता, उनको हम बफर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत एसिड या बहुत बेस डालो तब भी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में चेंज नहीं होगा। इनको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन अगेन 3 तरीके के हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर वो बफर सिस्टम है जहां पर हम वीक एसिड को यूज कर रहे हैं, तो वीक एसिड से बनने वाला बफर एसिडिक बफर। बेसिक बफर वो होता है जहां पर हम वीक बेस को यूज कर रहे हैं, तो वीक बेस से अगर बनेगा तो इट विल बी अ बेसिक बफर। और जब दोनों वीक हो, एसिड भी और बेस भी, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर बनाने की 2 कंडीशन है, आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करो, कीपिंग वीक एसिड मोर। दूसरा कि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के साथ में मिक्स कर दो, तो इससे भी हम बफर को क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली बेसिक बफर बनाने के लिए यू नीड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें से वीक बेस ज्यादा हो, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दो ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो, तो वहां पर भी आप बफर क्रिएट कर सकते हैं। न्यूट्रल बफर में ऐसे कोई कंसंट्रेशन की लिमिटेशन नहीं है, वहां आप कितनी भी क्वांटिटी में मिक्स करो इट विल बी अ न्यूट्रल बफर, उसका pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, अगर एसिडिक बफर है, आपने पहचान लिया इन दोनों केसेस में से कि एक एसिडिक बफर है, तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। वहीं पे आपने पहचान लिया कि एक बेसिक बफर है, तो POH, इस बार pH नहीं होगा, इस बार POH होगा, POH विल बी इक्वल टू pKb प्लस log सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन बेस कंसंट्रेशन। और अगर आपका एक न्यूट्रल बफर है, तो न्यूट्रल बफर में pH विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। वहां पर pK और pKb की वैल्यू डिसाइड करेगी कि pH 7 से ज्यादा होगा या कम होगा। अब एक चीज कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी एक कंडीशन होती है जहां पर आपकी जो सॉल्ट और एसिड है इन केस ऑफ एसिडिक बफर, सॉल्ट और जो बेस है इन केस ऑफ बेसिक बफर, उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। तो अगर वो कंसंट्रेशन इक्वल है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तो एसिडिक बफर में यहाँ पर pH इक्वल्स टू pKa और बेसिक बफर में यहाँ POH इक्वल्स टू pKb हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइट्रेशंस एंड इंडिकेटर्स। इसके अब कुछ सवाल आने लगे प्रैक्टिकल पोर्शंस में से। तो पिछले 2 सालों में, जैसे 25 एंड 24, तो 24 में एक सवाल आया था और इस साल 26 में भी इससे एक सवाल आया। तो सबसे पहले तो देखो टाइट्रेशन में होता क्या है कि आपके पास में एक होता है टाइट्रेंट। ठीक है, जनरली जो हमारा टाइट्रेंट होता है वो हम एक ब्यूरेट के अंदर भर के रख देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जनरली एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम नीचे फिक्स करके रखते हैं, ये अननोन होता है, और इसमें हम थोड़ा सा इंडिकेटर डाल देते हैं। तो आप जो टाइट्रेंट है धीरे धीरे उसको इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐड करते जाओगे, जहां इंडिकेटर का कलर चेंज होगा वहां पर आपको इक्विवेलेंस पॉइंट यानी न्यूट्रलाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली किस तरह के आते हैं, इससे क्वेश्चन ये आते हैं कि आप कौन सा इंडिकेटर कब यूज करो। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स जो है वो हमें नहीं देखने होते, हमारा काम केवल इन 5 से हो जाता है कि फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, लिटमस और मिथाइल रेड, इनसे हमारा सारा काम हो जाता है। तो फिनोफ्थलीन जनरली क्या है कि ये बेसिक रेंज ऑफ टाइट्रेशंस पे वर्क करती है, जहां कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट होती है।
मिथाइल ऑरेंज थोड़ा सा एसिडिक रेंज में काम करता है, इसका रेड से येलो हो जाता है कलर। फिर ब्रोंथाइल ब्लू जो है ये जनरली न्यूट्रल पॉइंट के नजदीक काम करता है, इसमें हमारा व्हाइट जो हमारा सोल्यूशन है दैट टर्न्स ब्लू ऑन द ट्रांजिशन। लिटमस जो है इसमें रेड और ब्लू का ट्रांजिशन चलता है, ब्लू टुवर्ड्स द बेसिक साइड, रेड टुवर्ड्स द एसिडिक साइड। मिथाइल रेड ये भी एसिडिक रीजन में वर्क करता है, तो रेडिश होता है जब एसिडिक रेंज हो और थोड़ा ऑरेंजिश या येलोइश हो जाता है जब बेसिक रेंज हो। फिर जो टाइट्रेशन कर्व्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करो तो इक्विवेलेंस 0.7 के क्लोज मिलता है, पहला कैटेगरी ऑफ ग्राफ बनता है। दूसरा, आप अगर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करो तो सेकंड कैटेगरी ऑफ ग्राफ मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को टाइट्रेट करो तो आपको थर्ड कैटेगरी ऑफ टाइट्रेशन कर्व मिलता है। और लास्ट में वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन करो तो आपको फोर्थ कैटेगरी ऑफ टाइट्रेशन कर्व मिलता है। फर्स्ट में जनरली हम फेनोल्फथालीन यूज कर सकते हैं, थाइमोल ब्लू यूज कर सकते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में हम फेनोल्फथालीन, थाइमोल ब्लू यूज कर सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कैटेगरी है तो मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड यूज कर सकते हैं। वीक एसिड और वीक बेस की कैटेगरी है तो इसमें जनरली कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं होता, कुछ केसेस में आप पीएच यूज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इससे पिछले 3 साल में या पिछले 6 साल में अगर हम देखें तो 19 सवाल जो इस पूरे चैप्टर में है उनमें से 10 जो सवाल हैं वो लगभग इसी पोर्शन में पूछे गए हैं जहां पर आपको सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आंसर करना है। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम 2016, 19, 20, 23, 24 और 26 में पूछा गया। अब क्या होता है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम? तो देखो छोटी क्लासेस में हमने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें जो आपके सॉल्ट की आयनिक कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम आयनिक कंसंट्रेशन से कम है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं कि जितना आयन हमने डाला है, जितना सॉल्ट हमने डाला उसकी आयनिक कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन कैलकुलेटेड होती है ऑलरेडी, जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होती है उससे मैच करती है। और सुपर सैचुरेटेड कौन सा है? जिसमें आयन की करंट कंसंट्रेशन उसके इक्विलिब्रियम की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। तो ये जो अनसैचुरेटेड है इसमें आप और सॉल्ट ऐड कर सकते हो। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ksp, उससे इस कंडीशन का जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो छोटा होता है। जब दोनों बराबर है, मतलब आपकी जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम के बराबर है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो आयनिक कंसंट्रेशंस हैं दे आर नोन एज सॉल्युबिलिटी। मोलैरिटी को ही एक तरीके से सॉल्युबिलिटी नाम दे देते हैं। और यहाँ पर आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से वहां पर प्रेसिपिटेशन भी शुरू हो जाता है। तो कई बार जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड प्रेसिपिटेशन स्टार्ट, तो आप वहां पर बता सकते हो कि जब Q की वैल्यू Ksp से ज्यादा होने लगेगी तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे वर्क करते हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में। तो 2 तरह के सवाल आते हैं इसमें, या तो पीएच कैलकुलेट करने के या फिर कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। तो हम पहला वाला देखते हैं, पीएच कैलकुलेट करने वाला। तो इसमें आपको एक हाइड्रोक्साइड दी हुई रहेगी, उस हाइड्रोक्साइड को जब आपने डिसोसिएट करा तो उससे कुछ OH- मिलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि इक्विलिब्रियम आ रखा है, ये सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो Ba+2 यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें वो एक सिंगल आयन है तो S, OH- स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से 2 है तो 2S। तो जब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा Ksp तो वो बन जाएगा 4s3, S पावर 1 2s पावर 2, तो 4s² into S यानी 4s3। अब अगर मुझे pH निकालना है इसका तो सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ H+ का नेगेटिव लॉग। यहाँ है हमारे पास में OH-, तो OH- की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और उसको नेगेटिव लॉग में रखेंगे तो हमें मिलेगा POH, उसको 14 में से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा pH। तो 14 - POH, यहाँ 14 - नेगेटिव लॉग ऑफ OH- और 14 - नेगेटिव लॉग ऑफ 2S, तो यहाँ से हमें pH की वैल्यू मिली। अब दूसरा टाइप जो है वो बात करते हैं हम कि जब कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करने लगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट के साथ में क्या होता है कि आपने एक वीक हाइड्रोक्साइड थी उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो जो कॉमन आयन है OH- उसकी पूरी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिल रही है। तो आपका जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो कम होने लग गया, जैसे हमने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा था। तो आपके OH- की पूरी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगी
और जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने लगेगी। तो आपका यानी जो KSP है उसमें से S की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। जैसे एग्जांपल, सपोज KSP इक्वल टू Ba+2 और OH माइनस का स्क्वायर था। अब OH माइनस कहाँ से आ रहा है? NaOH से, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जो Ba+2 था यानी S सॉल्युबिलिटी की जो नई वैल्यू है वो KSP अपॉन OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगी, विच विल बी लोअर देन द ओरिजिनल S वैल्यू। तो यानी जो हमारी S डैश की वैल्यू है वो S से कम आने लगी है, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा टोटल 8 टॉपिक्स हैं जिनसे लगभग 19 सवाल आए पिछले 6 सालों में। अब इन 19 सवालों में से ज्यादातर सवाल जो हैं वो बफर, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड पीएच और सॉल्युबिलिटी कांसेप्ट के ऊपर है। तो अगर आप ये तीनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर का मेजॉरिटी पोर्शन हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही बफर में भी हमने क्लियर 4 कैटेगरीज देखी, उनके पीएच अगर आप निकाल सकते हैं तो आप बफर के सारे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी में भी 2 ही मेजर केसेस हैं, पीएच और कॉमन आयन इफेक्ट, इनको भी हम इजीली डील कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इसी तरह हमारे आगे के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।